हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम फेज के बारे में और माइटोटिक फेज के बारे में। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल साइकिल। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरफेज क्या होता है एंड इंटरफेज में हमने फर्दर G1 फेज, S फेज, G2 फेज को डिटेल में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एम फेज। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फेज और माइटोटिक फेज। एम फेज का दूसरा नाम होता है माइटोटिक फेज या फिर इसको मियोटिक फेज भी बोल सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट। सो जैसे कि हम लोगों को पता है कि सेल साइकिल का जो मेजर पार्ट होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इंटरफेज। तो एम फेज जो होता है ये बहुत ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये थोड़ा बहुत पार्ट ही ऑक्यूपाई करता है। सो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल का। अब ड्रामेटिक का मतलब क्या है? सो ड्रामेटिक मीन्स यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो मैनी सेल विल अंडरगो डिवीजन एंड सेल विल अंडरगो सो मैनी चेंजेस। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं उसको। सो बेसिकली सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सेकेंडली, इट इज द एक्चुअल फेज वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। हमने पिछली वीडियोज में बात करी थी आई फेज या इंटरफेज के बारे में, तो वहाँ पर कोई सेल डिवीजन नहीं होता था। दैट फेज वॉज टोटली फॉर ग्रोथ। वो जो फेज था दैट फेज वॉज टोटली फॉर ग्रोथ। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती थी और कुछ भी नहीं होता था। तो एक्चुअल जो सेल डिवीजन होगा किसी भी सेल साइकिल के अंदर तो वो एम फेज के अंदर होता है। ठीक है, सो एक्चुअल फेज ऑफ cell division, this is the actual phase of cell division, right? नेक्स्ट देखना, जैसे कि इंटरफेज में हम लोगों ने बात करी थी, इंटरफेज 95 to 97% टाइम जो सेल है वो इंटरफेज में रहता था। व्हेन एनी सेल एंटर्स इनटू सेल साइकिल इट विल स्पेंड 95 to 97% ऑफ इट्स टाइम इन इंटरफेज। तो यहाँ पर कितना स्पेंड करेगा? दैट इज 3 to 5%, राइट। सो इट अकाउंट्स फॉर 3 to 5% of total cell cycle। ठीक है, टोटल सेल साइकिल का 3 to 5% ये कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू रीस्टोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्प्स टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? बेसिकली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उस चीज़ को। ठीक है, जैसे ही सेल ग्रो करता है, सेल शो ग्रोथ इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, दोनों चीज़ें ग्रो करती है, बट साइटोप्लाज्म विल गो वेरी इनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा वो ग्रो करता है, बट न्यूक्लियस विल ग्रो ओनली अप टू अ लिमिट। तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के जो रेशियो है उसको रेगुलेट करने के लिए सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन वाला जो फेज है ये मेंटेन करेगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम फेज के अंदर दो फेजेस आते हैं। एम फेज इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस, बेसिकली कैरियो टर्म हम हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। So in karyokinesis, karyo means nucleus and kinesis means division. So here karyokinesis is division of nucleus and cytokinesis, cyto means cytoplasm, or you can say simply cell, सेल का डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर किसका डिवीजन होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। Now karyokinesis is further divided into 4 sub stages। 4 sub stages आते हैं इसके अंदर।
या वी कैन कॉल 4 स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, then anaphase, and fourth is telophase. So basically 4 sub stages or 4 sub phases are there, but here in cytoplasm there are no sub stages. Simply we can write कि जब cytokinesis, यहाँ पर किसी भी तरह के सब स्टेजेस नहीं होते ऐसे प्रोफेज मेटाफेज इनकी तरह. यहाँ पर हम सिंपली ये देख लेंगे कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है और एनिमल्स में कैसे होती है. हम उसके नेम्स लिख लेंगे, डिटेल हमें आगे देखनी है. ठीक है, अभी हम सिर्फ नाम लिख लेते हैं. तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होगी बाय सेल प्लेट मेथड, एंड एनिमल्स में होती है बाय सेल फरो मेथड. ठीक है, तो ये आपको मेथड्स भी याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. इन मेथड्स को डिटेल में हम अपनी आगे की वीडियोस में देख लेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि साइटोकाइनेसिस में इस तरह के कोई सब स्टेजेस नहीं है. ठीक है, पी मैट आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो. सीक्वेंस आपको यही याद रखना है, यही सीक्वेंस पूछा जाता है. पहले प्रोफेज आएगा, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस हो जाती है, दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन. प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से होगी, एनिमल्स में बाय सेल फरो मेथड. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो माइटोसिस है, एम फेज में हम सबसे पहले माइटोसिस देखते हैं, फिर मियोसिस पर आएंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. हमारे सिलेबस में जो सेल डिवीजन है वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हमें माइटोसिस पढ़ना होता है, सेकेंड मियोसिस, थर्ड टाइप इज एंडोमाइटोसिस, ये आप लोगों ने सुना होगा. फोर्थ इज एमाइटोसिस. ठीक है, तो ये 4 तरह के डिवीजन्स हम लोगों को पढ़ने हैं. एमाइटोसिस पे हम लोगों ने पहले ही वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और बाकी की वीडियोस में हम लोग, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये तीनों डिवीजन डिस्कस करेंगे, माइटोसिस, मियोसिस एंड एंडोमाइटोसिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से. तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस की हिस्ट्री. सो हिस्ट्री में जो टर्म हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं, दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग. वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये टर्म दिया था. और सबसे पहले माइटोसिस का जो प्रोसेस है, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन प्लांट सेल एंड वॉल्टर फ्लेमिंग इन एनिमल सेल. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय Strasburger in plant cell and Walter Fleming in animal cell. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले माइटोसिस की डिस्कवरी प्लांट्स में हुई है या एनिमल्स में, तो ऑलवेज रिमेंबर इन प्लांट्स. ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है प्लांट्स के अंदर हुई थी, बाय स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवरी करी थी. एनिमल सेल में बाद में देखा था फ्लेमिंग ने. ठीक है, तो ये आप चीज़ याद रखना, और जो टर्म है वो भी वॉल्टर फ्लेमिंग ने ही दिया है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेलेंट फीचर्स के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं माइटोसिस के. तो सबसे पहली चीज़, तो माइटोसिस एक इस तरह का डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, मतलब जितने पेरेंट सेल में हैं उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे. इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन. सबसे पहली बात, माइटोसिस कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. नाउ व्हाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. बिल्कुल भी क्रोमोसोम कम नहीं होंगे. A kind of division in which number of chromosomes
इसमें हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, अमाउंट की नहीं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। तो पेरेंट सेल में जो भी क्रोमोसोम है, सपोज करिए पेरेंट इज डिप्लॉयड, दिस इज पेरेंट सेल, ये है डिप्लॉयड, तो इससे जो डॉटर्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे, वो भी 2n होंगे। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर में और पेरेंट सेल में बराबर रहता है तो उस तरह के डिवीजन को माइटोसिस बोला जाता है, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में है उतने ही डॉटर्स में गए, दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स के अंदर होगा, ठीक है। तो अकरेंस क्या है, ये गैमेटिक सेल्स में नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज अकर इन सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सोमैटिक सेल्स आर बॉडी सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स। तो गैमीट्स और सेक्स सेल्स को हटा दो, उसके अलावा जो भी बॉडी के सेल्स हैं आपके हैंड में, लेग के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, जो भी सेल्स हैं उन सब में माइटोसिस का डिवीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो अकर्स इन अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स ऑफ गोनैड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो अकर इन अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स ऑफ गोनैड्स। गोनैड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वन इज टेस्टिस एंड अनदर वन इज ओवरी। मेल सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। तो जब जर्म सेल्स होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स गोनैड्स के अंदर, उनके अंदर भी माइटोसिस का डिवीजन हो सकता है, पर जो गैमीट्स बनाने का प्रोसेस है उस टाइम पर नहीं होगा, उनके डिफ्रेंसिएशन के लिए करवाया जाएगा, बट गैमीट्स तो हमेशा मियोसिस से ही बनेंगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे कि oogonia होती है, oogonia डिवीजन करके oocyte बनाती है और oocyte फिर आगे जाकर एग बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो डिवीजन करके स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है एंड स्पर्मेटोसाइट्स फिर आगे बनाते हैं स्पर्म, ठीक है। तो ये तो दोनों हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, ये तो गैमीट्स हैं, दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट, ठीक है। तो गैमीट्स बनाने के टाइम पर तो oocyte और स्पर्मेटोसाइट्स में होगी मियोसिस, इस टाइम पर तो इनमें मियोसिस होगी, बट जो अनडिफ्रेंशिएटेड, ये दोनों क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स, जर्म सेल्स हैं जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी वो कुछ फंक्शनल नहीं हुए हैं, वो जस्ट डिवीजन का काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पर इनके अंदर जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। पर एक बार जब ये डिफ्रेंशिएट होकर oocyte या स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं, वो आगे फिर माइटोसिस नहीं करते, वो आगे मियोसिस करते हैं एग एंड स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जा रहा है कि ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं, oogonia एंड स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोसिस डिवीजन ही शो करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एम फेज में फर्दर 2 फेजेस आ जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम लोग बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की, और उसमें आपको पता है हमें 4 फेजेस पढ़ने हैं, पी मैट आपको बताया था, है ना, कैरियोकाइनेसिस में आएगा। सो कैरियोकाइनेसिस में आता है पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेज की। तो प्रोफेज में जो प्रो है दैट मीन्स फर्स्ट एंड फेज का मतलब होता है स्टेज। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये आपके एम फेज में कैरियोकाइनेसिस का सबसे पहला स्टेज है, प्रोफेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द फर्स्ट फेज
ऑफ माइटोसिस, एम फेज शुरू हुआ है तो सबसे पहले प्रोफेज आया, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इट इज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज द इंटरफेज। इंटरफेज खत्म होते के साथ जो सबसे पहले फेज आया है दैट इज प्रोफेज, है ना, क्योंकि इंटरफेज में पहले G1 था, फिर S था, फिर G2 था। तो जैसे ही G2 खत्म होगा उसके बाद एम फेज स्टार्ट होगा। आफ्टर जैसे ही एम फेज स्टार्ट होगा सबसे पहला फेज जो आएगा दैट इज प्रोफेज। फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज द इंटरफेज, ठीक है। प्रोफेज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्रोमैटिन है, डीएनए है, वो सारा कंडेंस होता है। कंडेंस होने का मतलब है वो पैक होना शुरू हो जाएगा, टाइटली आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ chromatin to chromosome। अब जैसे क्रोमैटिन क्या है, इस तरह से लूजली पैक्ड होता है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये क्रोमैटिन पैक होके, कंडेंसेशन होके ही क्रोमोसोम्स बना रहा है। तो क्रोमोसोम बनने शुरू होते हैं, यहाँ पर बनते नहीं है, प्रोफेज में कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कंप्लीटली कंडेंस नहीं होते, यहाँ पे बस प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमैटिन है, दिस इज क्रोमैटिन एंड दिस इज क्रोमोसोम। तो ये प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट कंडेंसेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको सारे के सारे क्रोमोसोम्स के एंड विजिबल हो। ये चारों एंड्स जो हैं क्रोमोसोम के, ये आपको विजिबल हो, इतनी क्लियर और इतनी ज़्यादा अच्छे से कंडेंसेशन यहाँ पर नहीं हो पाती, बिकॉज ये सबसे स्टार्टिंग का फेज़ है ना, तो यहाँ तो कंडेंसेशन बस स्टार्ट हुई है ना, तो उतने अच्छे से कंडेंसेशन नहीं हुई है। इसीलिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के is not visible it appear like वुलन स्ट्रक्चर। कैसे अपीयर होते हैं, वुलन स्ट्रक्चर की तरह, और उस स्टेज को हम बोलते हैं, या उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉल ऑफ वुल, एंड दैट स्टेज इज नोन एज स्पाइरीम स्टेज, ठीक है। उस स्टेज को बोला जाता है स्पाइरीम स्टेज, ठीक है। तो इस वाले स्टेज में क्या है कि एंड्स जो है वो क्रोमोसोम की बहुत अच्छे से आपको विजिबल नहीं है, प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं हुई है, ठीक है। जैसे क्रोमैटिन था, सो क्रोमैटिन थोड़ा बहुत पैक होना शुरू हुआ है, बट उसने प्रॉपरली क्रोमोसोम्स नहीं बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लियर हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमें इस तरह से बॉल ऑफ वुल की तरह थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पता नहीं चलता है कि ये प्रॉपर क्रोमोसोम है कि नहीं, पर ये पता चल जाता है कि यस, क्रोमैटिन से अब कुछ अलग बनना स्टार्ट हो गया है, पर प्रॉपर क्रोमोसोम जैसा जो शेप है वो नहीं आता। तो इसी स्टेज को हम बॉल ऑफ वुल की तरह बोलते हैं। स्टेज में जो क्रोमोसोम अपीयर हो रहा है दैट इज उसके एंड्स विजिबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बॉल ऑफ वुल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्टेज इज नोन एज स्पाइरीम स्टेज, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। सेंट्रियोल्स आपको पता है ना, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, और वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं माइटोटिक अपैरेटस बनाने में। तो वो क्या करते हैं, दे विल बिगिन टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। बट आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि सेंट्रियोल्स कभी भी प्लांट्स में नहीं मिलते। तो ये जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रियोल in animals या animal cell begin to move towards opposite pole,
ऑपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन। व्हेन दे रीच टू ऑपोजिट पोल्स, व्हेन सेंट्रियोल रीचेस टू ऑपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन। स्पिंडल फाइबर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे आगे के पार्ट्स में। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाती है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट्स, आपको सिंपल बोलना है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस या बिगिन। सो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिन्स। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी, स्टार्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेज के बारे में, दैट इज़ कि प्रोफेज में एक और चीज़ होती है कि जैसे जैसे प्रोफेज एंड होने वाला होता है, बाय द एंड ऑफ प्रोफेज जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी, ईआर, ये सब दे ऑल बिगिन टू डिसअपियर, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये सब न्यूक्लियस के आसपास ऑर्गेनेलीज है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा तो ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, एटसेट्रा, बिगिन टू डिसअपियर, बिगिन टू डिसअपियर, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन सब का डिसअपियर होना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट क्रोमोसोम्स जो बन रहे हैं, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होकर जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं वो इजीली दोनों डॉटर सेल्स में आफ्टर सेल डिवीजन पहुंच जाए। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हटाया तो उस क्रोमोसोम सेम न्यूक्लियस में ही रह जाएंगे। हमें न्यूक्लियस का डिवीजन देखना है ना, तो हमें 2 न्यूक्लियस बनाने एक न्यूक्लियस से, तो उसके लिए मेम्ब्रेन को हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बना रही हूँ, एक तो जो सेल है इंटरफेज में कैसा दिख रहा है और फिर प्रोफेज में कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरफेज में एंड दिस इज प्रोफेज, क्योंकि इंटरफेज की जस्ट बाद ही आता है ना प्रोफेज, तो आपको चेंजेस समझ आ जाएंगे बड़े आसानी से। सो इंटरफेज के अंदर क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस है। उसके बाद इसके पास बाहर सेंट्रियोल्स होते हैं, जो उस टाइम पे तो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इंटरफेज में तो कोई डिवीजन नहीं हो रहा ना, तो सेंट्रियोल पास पास रहेंगे साइटोप्लाज्म में। दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है इसका क्रोमैटिन, DNA क्रोमैटिन के फॉर्म में मिलता है। अब देखो जब प्रोफेज में आया तो क्या क्या चेंजेस हुए सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज तो ये कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगेन टू डिसअपियर। हमने अभी पॉइंट पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगेन टू डिसअपियर, तो यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटना शुरू हो रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग। सेम टू सेम न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर होगा। क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन ने तो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लिया है, तो उसको हम यहाँ दिखा देते हैं ऐसे। ऑल्दो हमें पता है कि प्रॉपर एंड्स हमें विजिबल नहीं होते हैं प्रोफेज में, ठीक है, बट हम फिर भी दिखा रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा सा क्लियर रहे और आपको समझ आता रहे कि हाँ क्रोमैटिन से अब क्रोमोसोम बन गए, अब क्रोमैटिन नहीं रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बनाए। इस तरह के हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम इसी तरह से होंगे। ठीक है, हम सारे 46 नहीं बनाएंगे बिकॉज डायग्राम विल बिकम्स टू बल्कि, तो आपको बस समझ आना चाहिए सिंपल कि क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, रही बात अब सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स यहाँ पर देखो ये सेंट्रियोल थे। अब आपको बताया था सेंट्रियोल विल बिगिन टू मूव टू ऑपोजिट पोल्स, अलग अलग पोल्स पे जाना शुरू हो गए हैं, ये यहाँ और दूसरे पोल पर जाने लग गया है। तो मैं एकदम दिखा नहीं रही हूँ पहुँचने के बाद, मैं बस ये दिखा रही हूँ मूवमेंट हो रहा है कि इधर से इधर जा रहे हैं। सो दिस इज
दी प्रोफेज का पार्ट। प्रोफेज में सबसे पहले चीज़ तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर होते हैं, आसपास जो भी गोल्जी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ईआर होगा वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड सेंट्रियोल जो होते हैं दे बिगिन टू ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स पे जाकर फिर वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये है प्रोफेज के बारे में। आगे का जो टॉपिक है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो हम अपनी आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करके भी बताइए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल आप बोल सकते हैं फ्री वीडियोज़ अवेलेबल है, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।